हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितेश रंजन आप सबका स्वागत करता हूँ PYQ सीरीज़ पार्ट 5 के लेक्चर 3 पे। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है इंडिया और उसके टेरिटरी से। तो हम लोग को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंडर 4 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल बोलता है इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहीं दूसरा आर्टिकल बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम फ्यूचर में इंडिया के आउटसाइड किसी एरिया को हम लोग एक्वायर कर लिए तो उसमें हम अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो वो आर्टिकल 2 के अंडर आएगा। वहीं बात करें आर्टिकल 3 के, तो इसमें होता है कि अगर इंडिया में कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है स्टेट और उसके बाउंड्री में अगर हम कोई ऑल्टर करना चाहें, चेंज करना चाहें या फिर उसका बाइफर्केट करना चाहें, उसका नेम चेंज करना चाहें या उसका एरिया को ब्रॉड करना चाहें, ये सब आर्टिकल 3 के अंडर होता है। वहीं बात करें आर्टिकल 4 बात करता है कि अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर नहीं आएगा। वही बात करते हैं कि अमेंडमेंट क्या होता है। अगर हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना रहता है तो हम लोग अमेंडमेंट के थ्रू ही चेंज ला सकते हैं, और ये पार्ट 20 में दिया हुआ है और आर्टिकल 368 के अंदर आता है, और इसको हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं। वहीं बात करें हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली पार्ट 22 था, आर्टिकल 395 था और शेड्यूल 8 था, लेकिन जब इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ तो बाद में अभी मतलब प्रेजेंटली पार्ट्स 25 हैं और शेड्यूल 12 है। और रिक्वेस्ट करूँगा आप यहाँ से वीडियो 1.25x में देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा परमार सर के PYQ सीरीज़ को कंसाइज वे में आप लोग के सामने प्रेजेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने जॉइंट सिटिंग लिया, ट्रेड एंड कॉमर्स लिया और कंकरेंट लिस्ट लिया। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारा सब्जेक्ट आता है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। शेड्यूल 7 में 3 तरह का लिस्ट होता है, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन के द्वारा लॉ बनाया जाता है, मतलब वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिसपे यूनियन लॉ बना सकता है। वहीं स्टेट लिस्ट में वो सारा सब्जेक्ट आता है जिसमें स्टेट लॉ बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और ये स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पर यूनियन और स्टेट दोनों ने लॉ बना दिया तो यूनियन का डोमिनेंस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कभी प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। तो हाँ हुआ है, लेकिन सिर्फ एक बार, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके तहत प्रीएम्बल में 3 वर्ड जोड़ा गया था, SIS, सेक्युलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। अगर पूछ लिया गया क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आंसर यस होगा, क्योंकि केशव नंदा भारती केस 1937 और मिनोरमा मिल केस 1980 और LIC केस 1995 ने कंफर्म किया है कि हाँ प्रीएम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ का सबसे लार्जेस्ट क्रस्टल प्लेट कौन सा है। तो इसका आंसर होगा पैसिफिक प्लेट, जिसका एरिया 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसी तरह हम लोग के मेजर 7 प्लेट हैं, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट प्लेट है इन सब में, वो है पैसिफिक प्लेट, और सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट इन सब में वो है साउथ अमेरिकन प्लेट। अगर पूछ दे स्मॉलेस्ट प्लेट बताओ, मेजर और माइनर मेंशन ना करे तो उसका आंसर होगा, ओवरऑल पूछ दे तो उसका होगा जुआन डे फुका प्लेट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्लेट के मोशंस के बारे में। अब 3 तरह का मोशन होता है। पहला डाइवर्जेंट, इसमें क्या होता है 2 प्लेट एक दूसरे के अपोजिट मूव करती है, जिसकी वजह से रिफ्ट क्रिएट हो जाता है और वॉल्केनिक इरप्शन भी देखने को मिलता है, और इसमें रिफ्ट क्रिएट होने की वजह से इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। वहीं बात करें कन्वर्जेंट में, तो उसमें सबडक्शन होता है, मतलब जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे की ओर आती है तो ओशियनिक भारी होने की वजह से धंस जाता है और वो एक ट्रेंच फॉर्म कर जाता है। और याद रखिएगा जब ट्रेंच फॉर्म होगा तो अंदर का लावा बाहर निकलेगा और वॉल्केनिक इरप्शन होगा। वहीं बात करें ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसमें क्या होता है ना, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है। वो क्रस्ट और जो मेंटल का अपर सॉलिड पार्ट होता है, जब हम वो दोनों को मिला देते हैं तो उसी को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसका डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर होता है। वहीं लिथोस्फीयर के नीचे जो सेमी मोल्टन फॉर्म में रहता है
लावा, उसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से हम लोग को क्या क्या मिला। तो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया था राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और हम लोग को जो मोहनजोदड़ो से मिला है वो है डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है और जिसका हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। वहीं अगर बियर्डेड मैन की बात करें तो वो सिएटाइट का बना हुआ था, जिसका की हाइट है 17.5 सेंटीमीटर। और हम लोग को प्रोटोशिवा का सील मिला था, जिसमें कुछ एनिमल्स थे जिससे को हम लोग याद रखेंगे बेटर डियर से, बुफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और डियर। और याद रखेंगे कि प्रोटोशिवा सील स्टेटाइट का बना हुआ था। मोहनजोदड़ो से हम लोग को ग्रेट बाथ भी मिला था और ग्रेट ग्रैनरी भी मिला था। और हड़प्पा से याद रखेंगे कि हम लोग को 12 ग्रैनरी मिला था, 6 ग्रैनरी इन ईच रो मिला था। और हड़प्पा का डिस्कवर किए थे दयाराम साहनी 1921 में, जो कि रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे वेदास के बारे में। तो हम लोग के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वेद है, जिसमें कि 1028 हाइम्स है और 10,600 वर्सेस है। वहीं सामवेद मतलब वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है म्यूज़िक का। यजुर्वेद में हम लोग प्रेयर और रिचुअल्स के बारे में बात करते हैं और अथर्ववेद में मैजिकल स्पेल्स के बारे में बात करते हैं, जिसको ये जादू टोना भी बोलते हैं। अब वेद का सब डिवीज़न है, जैसे 4 पार्ट में बटा हुआ है। एक संहिता, संहिता को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ हाइम्स। और वहीं अरण्यकास को बोलते हैं, जो कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उसको अरण्यकास बोलते हैं। वही ब्राह्मण्स में हम लोग रिचुअल्स की बात करते हैं कि क्या क्या रिचुअल्स हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और उपनिषद, इसको हम लोग वेदांत बोलते हैं, क्योंकि इसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। जब देखा गया कि ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बढ़ रहा है और वो सब महंगे महंगे रिचुअल्स करवा रहे हैं, जैसे गाय देना या फिर बकरी को दान देना, तो ये जो वैश्य और शूद्र थे वो इन सबको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन लोग के पास इतना पैसा होता नहीं था कि वो लोग गाय दान दें या फिर बकरी दान दें। इसलिए उपनिषद को ऐड किया गया है कि अगर आप सिर्फ भगवान को पूजा कर लेते भगवान की, तो इसी में आप लोग का कल्याण है, आपको कोई रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। आइए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के, जो कि है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। मतलब ब्रह्मचर्य रहो, फिर घर गृहस्थी संभालो, फिर वन में चले जाओ और फिर जाके संन्यास ले लो। वेदा को हम लोग एपोर्शिया भी बोलते हैं, मतलब ये मैन के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, इसको भगवान के द्वारा क्रिएट किया गया है। वहीं अगर हम इंपॉर्टेंट मंडल्स की बात करें ऋग्वेदा में, तो सबसे पहले 3rd मंडल की बात करते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। और इसको सेज विश्वामित्र ने सावित्री देवी के लिए लिखा था, माँ सावित्री के लिए। और वहीं 9th मंडल में सोम रस की चर्चा है, जो कि सोम जो है वो लॉर्ड ऑफ प्लांट्स हैं। और 10th मंडल में पुरुषुक्ता के बारे में, जिससे हम लोग के 4 वर्ण निकले हैं। माउथ से ब्राह्मण निकला है, आर्म से क्षत्रिय निकला है, थाई से वैश्य निकला है और फीट से शूद्र। और वहीं 7th मंडल की बात करें तो इसमें हम लोग के 10 राजन वार के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस बैटल में हराया था? तो इसका आंसर होगा बैटल ऑफ चंदावर। अभी हम लोग मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला इन्वेजन उसने मुल्तान पे किया था 1175 में। दूसरा इन्वेजन उसने गुजरात पे किया था 1178 में, जिसको हम लोग बैटल ऑफ अहिलवाड़ा बोलते हैं। उसमें वह क्वीन नाइकी देवी और मूल राज से हार गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले बैटल ऑफ तराइन की। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान को ही हम लोग पृथ्वीराज 3 भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बैटल ऑफ चंदावर का, जो 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में, जो कि गढ़वाल डायनेस्टी के रूलर थे, और जयचंद्र की इसमें हार हुई थी। इन सब बैटल का उल्लेख जो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे चंद बरदाई, उनके बुक पृथ्वीराज रासों में मेंशन है। एक और बात याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था, वो गौरी का ही स्लेव था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मदद किसने की थी? रामचंद्र जो कि देवगिरी के राजा थे उसके अगेंस्ट में बैटल लड़ने के लिए। तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर को हम लोग हजार दिनारी के नाम से भी जानते हैं। इसने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत मदद की थी बहुत सारे बैटल जीतने में, और इसने बहुत सारे बैटल में लीड भी किया था। जैसे पहला बैटल हुआ था यादव ऑफ देवगिरीज के खिलाफ, इसने लीड किया था। दूसरा बैटल ककातिया ऑफ वारंगल्स के अगेंस्ट इसने लीड किया था। तीसरा बैटल की बात करें तो मदुरई के जो पांड्यास थे उसके अगेंस्ट भी 1311 में इसने लीड किया था। और होयसला ऑफ हलाईवीडू के अगेंस्ट भी 1311 में इसने लीड किया था अपने आर्मी को। हजार दिनारी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका प्राइवेट पार्ट्स को कट कर दिया जाता था और इसको रानियों के रक्षा करने के लिए छोड़ दिया जाता था। यहाँ पे एक टाइटल का नाम लिखा हुआ है उलूग खां, जो कि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को दिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का दूसरा सिटी बनाया था जिसका नाम था सिरी, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे कि हौज खास टैंक, अलाई दरवाज़ा जो कि एंट्रेंस गेट भी है कुतुब मीनार का। अलाउद्दीन खिलजी को आमिर तुजुक भी बोला जाता है जिसका मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनीज़। नेक्स्ट बात करेंगे उसके पोइट के बारे में जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हम लोग फादर ऑफ कवाली भी बोलते हैं, और इसको एक टाइटल भी दिया गया था टूटे ए हिंद। इसकी कई बुक्स भी है जैसे नूर सिपहिर, हस्त बिहिस्त। इसने ही पहला टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए आज़म, और इसने ही पहली बार जौहर को मेंशन किया था पर्शियन में। और अगर पूछ ले कि पहला सिटी ऑफ दिल्ली किसने बनवाया था, तो इसका आंसर होगा किला राय पिथौड़ा, जो कि तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और तोमर डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है अनंग पाल तोमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो हम लोग गुड प्रोड्यूस करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर होगा वो डिपेंड करता है पीपल को क्या चाहिए और पीपल का क्या परचेसिंग पावर है। अभी हम लोग पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्सडिज्म। तो पहले कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं। इसमें प्राइवेट ओनरशिप रहता है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है, और इसमें फ्री मार्केट सिस्टम रहता है। मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें अब सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही खेलेंगे। जितना मन करेगा उतना प्राइस बढ़ा देंगे, अब मन करेगा तो प्राइस गिरा देंगे, इसमें उनकी मर्जी चलेगी। कैपिटलिज्म में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। और वहीं बात करें नेचर ऑफ इंटरप्राइज का, तो ये एक प्राइवेट इंटरप्राइज है और इसमें कंप्लीट फ्रीडम है, कोई भी कितना भी मार्केट लगा सकता है, इसमें कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। और इसमें अगर मेजर प्रॉब्लम की बात करें वो वही है इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशलिज्म। इसमें पब्लिक ओनरशिप है, इसमें लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, इसको एक प्लानिंग के साथ लाते हैं, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली होता है, इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है, और इसमें नेचर ऑफ इंटरप्राइज़ की बात करें तो गवर्नमेंट इंटरप्राइज़ है, इसमें फ्रीडम की कमी होती है, और यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है वो है इनएफिशिएंसी। नेक्स्ट मिक्सडिज्म। इसमें प्राइवेट ओनरशिप और पब्लिक ओनरशिप दोनों होते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी देखा जाता है और पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम होता है, इसमें सेंट्रल प्लानिंग और फ्री मार्केट सिस्टम दोनों होता है, इसमें गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल रहता है, और इसमें हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो थोड़ा अनइक्वल होता है। और इंटरप्राइजेज़ की बात करें तो बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस होता है, और इसमें मेजर प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी और इनएफिशिएंसी बोथ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल आपका डेड होता है, फुल्ली परमिएबल होता है, और सेल वॉल एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। प्लांट्स में जो सेल वॉल पाया जाता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है, वहीं बैक्टीरिया में पेप्टिन का। पेप्टिन को हम लोग पेप्टिडोग्लाइकेन भी बोलते हैं। वहीं बात करें फंगस में तो सेल वॉल काइटिन की बनी हुई रहती है, वहीं एल्गाई में पेक्टिन की। वहीं सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ें तो ये लिविंग होता है, सेमी परमिएबल होता है, और ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड भी बोलते हैं, और ये सारे लिविंग सेल में रहता है, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। नेक्स्ट टॉपिक है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के और प्रोडक्ट ऑफ टू रिएक्टिंग सब्सटेंस के।
और वहीं थर्ड की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 रिएक्टिंग सब्सटेंस चाहिए। और एक होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें क्या होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट पे। एक होता है स्यूडो रिएक्शन, इसमें क्या होता है ना, जो वो दिखता है मतलब जो एक्चुअल उसका ऑर्डर होता है वो एक्चुअल ऑर्डर ना दिखाकर वो दूसरा ऑर्डर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, तो इसका आंसर होगा भरत मुनि। और हम लोग नाट्य शास्त्र को 5th वेदा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में पन्निनी मेंशन है, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है, जो एक ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ग्रामर पे। थर्ड ऑप्शन में पतंजलि है, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। आइए हम लोग कुछ और बुक के बारे में जानते हैं, जैसे शिल्पादिक्रम, जिसको इलैंगो एडिगल ने लिखा है। ये बुक में एक ट्रायंगल लव स्टोरी का चर्चा है, जिसमें कोवलन की पत्नी होती है कन्नगी, लेकिन कोवलन एक लड़की के चक्कर में जो जिसका नाम रहता है माधवी, उसके साथ भाग जाते हैं। और बाद में जब माधवी धोखा दे देती है तो कोवलम फिर से कन्नगी के पास आते हैं और कन्नगी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए कन्नगी को गॉडेस ऑफ चैरिटी एंड प्योरिटी के नाम से जाना जाता है और साउथ इंडिया में इनकी पूजा होती है। नेक्स्ट बुक की बात करें तो मनी में कलाई, जिसको कि चथरनार ने लिखा है। इस बुक में उन्होंने कोवलन और माधवी से जो बेटी हुई थी उसके बारे में लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम लोग गोवा के फोक डांस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फुगड़ी, घोड़े मोदनी जो कि एक वॉरियर डांस है, मराठा लोग शो करते हैं इसको, तालगाड़ी, शिगमो, मांडो, ढालो, देखनी, दशावतार, धांगर एंड कुंभी। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की, तो गोटीपुआ, इसमें 14 साल के कम लड़के परफॉर्म करते हैं। डाल खाई, डंडा नाटा और घुमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिजू फेस्टिवल, त्रिथामुख फेस्टिवल, अशोक अष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वाह फेस्टिवल, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये सारे त्रिपुरा के फेस्टिवल्स हैं। और भी कुछ फेस्टिवल्स हैं त्रिपुरा के, जैसे माई माता, हाई हक। वहीं अगर तेलंगाना के कुछ फेस्टिवल्स को याद रखें, भटुकुम्मा, बोनालू, नगोबा जात्रा। और तमिलनाडु का एक फेस्टिवल याद रखेंगे, पोंगल, जिसका मतलब होता है टू बॉयल, और ये 4 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु की कुछ और फेस्टिवल है, जैसे पुंथड़ू, नाट्यांजलि, थाईपुसम, कार्तिगई दीपम। वहीं अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स देखें तो संकेन, सोलुम, ड्री, लोसर, मोपिन और पांगसाओ। और याद रखेंगे जो लोसर है वो न्यू ईयर फेस्टिवल है तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार इंडिया ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था, तो इसका आंसर होगा 1900। नॉर्मन पिचर्ड जो एंग्लो इंडियन से पहली बार इंडिया के लिए पार्टिसिपेट किए थे ओलंपिक गेम्स में, और ये दूसरा ओलंपिक चल रहा था जो कि फ्रांस में हो रहा था, और इसमें पहली बार वुमेन ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। और भी हम लोग कुछ हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स 1896 ग्रीस एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में पायरे दी कोबर्टिन और डेमिट्रियोस विक्लेश ने इस्टेब्लिश किया था, और जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट डेमेट्रियस थे। फर्स्ट विंटर ओलंपिक 1924 में हुआ था चैमोनिक्स फ्रांस में। वहीं फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक 2010 सिंगापुर में हुआ था। और बात करें अगर फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक की, तो वो 2012 में इंसब्रक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंडिया ने पहली बार अपने कंटिजेंट मतलब टीम को ओलंपिक में 1920 में भेजा था, और उस टाइम ओलंपिक बेल्जियम में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा में कितने दिनों के लिए काम दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा 100। मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, और ये 2 अक्टूबर 2009 में इसको मनरेगा बोला गया। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था, और ये इन्फोर्स किया गया था फरवरी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि इंडिपेंडेंस के बाद सेंसस एक्ट कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1948 में। और फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस हुआ था 1951 में। और जो अभी रिसेंट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, जिसका थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, और ये 2011 सेंसस 15 था फ्रॉम स्टार्टिंग, और इंडिपेंडेंस के बाद 7th था। और बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो 1.21 बिलियन है, जो कि 17.5% है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का। 2011 के टाइम सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली थे।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत।